80 शब्द प्रति मिनट आशुलिपि श्रुतलेख परीक्षा में आपका स्वागत है। इसमें आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से निरंतर 10 मिनट तक डिक्टेशन लिखना है। मूल डिक्टेशन से पहले हम आपको 1 मिनट का ट्रायल देंगे जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होगा और 1 मिनट की अवधि का होगा। ये इसलिए ताकि आप आवाज़ समझ सकें और गति को समझ सकें कि आपको किस गति पर निरंतर डिक्टेशन लिखना है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि 10 सेकंड बाद ट्रायल प्रारंभ होने वाला है। स्टार्ट। सभापति महोदय, बिहार पर चल रही इस चर्चा को आगे बढ़ाने का मुझे फिर से मौका मिला है। जैसा कि मैं पिछली बार कह रही थी कि हमें इस चर्चा में भाग लेते हुए खुशी भी है और दुख भी है कि आज़ादी के 6 दशक के बाद भी हम इस चर्चा को कर रहे हैं। हमारा एक राज्य इतना पिछड़ा है कि कभी हम उसके लिए आर्थिक सहायता मांगते हैं, कभी इसको विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते हैं। ऐसा भारतवर्ष जो विकासशील होने का दावा कर रहा है, जिसके पास विदेशी मुद्रा का इतना बड़ा भंडार है, फिर भी कुछ एक प्रांत इतने पिछड़े हुए हैं जिसके लिए बार बार हमारी आवाज़ इस महापंचायत में उठती है। ट्रायल समाप्त हुआ। इसी गति पर आपको निरंतर 10 मिनट तक डिक्टेशन लिखना है। तो अपने पेन पेंसिल तैयार कर लीजिए क्योंकि आपको डिक्टेशन के बीच में परेशानी होगी अगर आपकी पेन या पेंसिल दिक्कत करेगी तो। चलिए मूल श्रुतलेख प्रारंभ करते हैं। मुख्य श्रुतलेख प्रारंभ होगा ठीक 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, यह एक गंभीर मामला है। माननीय सदस्य जी का संसदीय क्षेत्र चंदौली है। वहाँ 2 लोगों की भूख के कारण मौत हो गई। इस बारे में प्रधान ने सूचना भी दी, लेकिन जिला प्रशासन ने बार बार मना कर दिया। दूसरी तरफ कृषि मंत्री ने बार बार सदन में कहा और अखबार भी उनके इस बयान से भरे पड़े हैं कि गोदाम देसी विदेशी अन्न से भरे पड़े हैं, लेकिन इसके बाद भी मौतें हो रही हैं। यह गंभीर मामला इसलिए है कि पूरे विपक्ष ने आपको इससे सावधान किया था। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने और मध्य प्रदेश की कई माननीय सदस्यों ने भी आपको इससे सावधान किया था कि अब मजदूर और खेतिहर मजदूर भूखों मरेंगे, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने कोई गंभीर कदम नहीं उठाए। अब सवाल यह है कि अगर इस तरह की मौतें हो रही हैं तो क्या हम लोग उन्हें बर्दाश्त करेंगे या हमें जनता से
यह कहना पड़ेगा कि जितने गोदाम अन्न से भरे पड़े हैं, भूखों मरने के बजाय अब उन गोदामों का ताला तोड़कर अन्न बांट लें और पुलिस प्रशासन और सरकार की गोली से मरना स्वीकार करें, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। यह गंभीर स्थिति आने वाली है। इससे निपटने के लिए सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं, उसका मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। यह सच्चाई है कि माननीय जायसवाल जी ने कलेक्टर से मिलकर सूखे की स्थिति से उन्हें अवगत कराया। जहां यह इलाका है वहां गंभीर स्थिति है, वहां पानी का अभाव है। पूरा का पूरा इलाका माफिया लोगों का गढ़ है। इस मामले को गंभीरता से लेकर समस्या को हल करें, क्योंकि जिलाधिकारी और दूसरे अधिकारी किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह जो सिलसिला शुरू हुआ है वह बहुत गंभीर मामला है। इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान की रोपाई होती थी। जिन लोगों को काम नहीं मिलता था, मजदूरी नहीं मिलती थी, वह धान की रोपाई से जीवन यापन करते थे। इस साल पानी की कमी से धान की रोपाई नहीं हुई और लोगों को नियमित रोजगार नहीं मिला। उसी का परिणाम है कि 2 लोगों की मौत हो गई। यह बहुत गंभीर मामला है। आज चारों तरफ त्राहि त्राहि मची है। देश के सामने गंभीर संकट उपस्थित हो गया है। जो हालात हो रहे हैं उससे जमाखोरी बढ़ेगी। जैसा अभी सरकार ने कहा कि गोदाम अन्न से भरे पड़े हैं, यह अजीब स्थिति है। सरकार एक तरफ कहती है कि हमारे पास पर्याप्त अन्न है और दूसरी तरफ भूख से लोग दम तोड़ रहे हैं। इससे ज़्यादा दुखद बात और कोई हो नहीं सकती है। आज हालत यह हो गई है कि जिन लोगों के पास अपने पशु हैं, जानवर हैं, उनको खिलाने के लिए चारे का इंतज़ाम नहीं है। वह उन्हें कुट्टी खाने के लिए ले जाने के लिए बेबस हैं। इस सवाल पर सरकार का कोई सकारात्मक रवैया नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सरकार क्या सकारात्मक कदम उठा रही है, इसकी घोषणा सरकार करे। टास्क फोर्स गठित हो रही है। सरकार कहती है कि हम यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आखिर वह क्या कर रही है। महोदय, यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है। मैं चाहती हूं कि सभी लोग इसे पूरे ध्यान से सुनें। आज बिहार जैसी दीनहीन दशा में है। बिहार
हमेशा से वैसा नहीं था। बिहार के गौरवमय अतीत के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। 1 साल के बाद महात्मा गांधी गोखले जी के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि मेरा इरादा दृढ़ है, मैं स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई का हिस्सा बनना चाहता हूँ और मैंने तय किया है कि इस आंदोलन की शुरुआत बिहार से करूँगा, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में मुझे ऊर्जा दिखाई देती है। महोदय, बिहार की मिट्टी ऊर्जावान है, राजनीतिक स्रोत से ओतप्रोत है। वहाँ तरह तरह की खनिज पदार्थ भी हैं। बिहार नाना प्रकार की खनिज जैसे कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट से भरा हुआ है। विश्व प्रसिद्ध रेशम, टसर, मधुबनी पेंटिंग, जो मिथिला की मुख्य पेंटिंग है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि विश्व के कोने कोने में मधुबनी पेंटिंग की सराहना की जाती है। ये सब चीज़ें वहाँ बनती हैं। बिहार की धरती को राइस बेल्ट कहा जाता है। वहाँ तरह तरह की सुगंधित और अच्छे चावल भी होते हैं। धन धान्य से भरी हुई यह धरती है। यहाँ मेहनतकश और ईमानदार लोग हैं। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि बिहार पीछे रह गया? आज हम बिहार के लिए कभी विशेष पैकेज की मांग करते हैं, कभी विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? बिहार के विकास की कहानी को जानने के लिए हम पीछे चलते हैं। वक्त ने करवट बदली और समय के साथ बिहार का वक्त भी बदल गया। बिहार के धन धान्य को लोगों ने इस्तेमाल किया। हमारी यहाँ की खदानों से कोयला निकला, दूसरे राज्यों में पटरियां बिछीं तो वहाँ कोयला गया। हमारे खनिज पदार्थ दूसरे राज्यों में गए, लेकिन उनकी फैक्ट्रियां हमारे यहाँ नहीं लगीं। हमारे खनिज पदार्थों और कोयले का लाभ हमें नहीं मिला। दूसरे प्रदेशों में फैक्ट्रियां लगीं और उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। दूसरे राज्य आगे बढ़े और वहाँ कल कारखाने लगे, बड़े बड़े कारखाने लगे। चिमनियाँ धुआं उगलती रहीं और उन्हीं कारखानों में हमारे मजदूर, हमारे भाई बेटे जाकर काम करते रहे, मजदूरी करते रहे। इससे उन प्रदेशों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई। विकास की राह में वे बहुत आगे चले गए और बिहार पीछे होता गया। विकास की राह में बिहार शून्य पर आ गया। डिक्टेशन समाप्त हुआ। 5 मिनट आप इसे पढ़ सकते हैं और उसके बाद 1 घंटे की अवधि में आप इसे ट्रांसलेट कीजिए।